हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम कर रहे हैं संघवाद। ये क्या है? 10th क्लास की एसएस में पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है संघवाद। जैसा कि हमने लास्ट के चैप्टर में देखा था कि क्या था कि एक देश होता है और उसमें क्या होता है, सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता कई लोगों में बढ़ती है और उसको क्या कहते हैं, सत्ता के बांटने को संघवाद कहा जाता है। संघवाद होता क्या है? अब जैसे किसी भी देश में है, उसमें दो या दो से अधिक जो सत्र होता है सरकारों का, उसको क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। जिसमें वे क्या करते हैं, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके 2 या 3 प्रकार की सरकारें बनती हैं जो क्या है, उस देश को चलाती हैं अच्छे से। उसी को संघवाद बोला जाता है। इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। जैसे कि अब ये मान के चलें, जैसे हमारे इंडिया में देखते हैं तो केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, उसके बाद क्या आती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है। ये तीनों मिलकर क्या है, एक देश के चलाने में या सही से चलाने में क्या है, सहायता करती हैं। अब मान लो हम क्या है, हरियाणा के किसी छोटे से शहर या गांव में रहते हैं, मान लो उसमें छोटा सा गड्ढा हो गया किसी सड़क में, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे डायरेक्ट क्या है प्रधानमंत्री के पास फ़ोन करेंगे। तो उसके लिए क्या है, लोकल गवर्नमेंट बनाई हुई है जो वो अपने एरिया को देखती हैं। प्रत्येक एरिया की कुछ समस्याएं होती हैं जो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को पता होता है कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि क्या है उनका आसानी से वह निपटारा कर सकते हैं। इसमें जैसे कि हमने पिछले अध्याय में क्या देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में देखा था। बेल्जियम में क्या था कि 2 तरह की जाति थी, एक तमिल थे और एक सिंघाली भाषा बोलने वाले थे। तो उनमें क्या हुआ कि बाद में जाकर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सिंघाली की जाति की वहाँ क्या थी, प्राथमिकता ज़्यादा थी और उसके कारण वह तमिल वालों को दबा रहे थे। ठीक है, उसमें क्या वो दोनों क्या चाहते थे कि उनका क्या हो, समान अधिकार हो सरकार में। लेकिन श्रीलंका में तो ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि श्रीलंका में क्या है, केंद्र सरकार की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा हावी है। इसके अलावा बेल्जियम में हमने देखा कि बेल्जियम में क्या हुआ कि अलग अलग जो भाषाई समूह थे उनके क्या है, सरकार ने अपने अपने क्या कर दिए, प्रतिनिधि भेजे और उसके साथ ही उसने क्या किया, सामुदायिक सरकार भी, यानी लोकल लेवल पर सरकार भी बनाई थी। इससे क्या हुआ कि जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम है उनको आसानी से समझकर उनको क्या कर सके, वे आसानी से दूर कर सके। इससे हम देख सकते हैं कि बेल्जियम की जो सरकार है वो संघवाद का क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ कि आमतौर पर संघ व्यवस्था 2 सत्रों की सरकारों में होती है। इनमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे क्या होता है, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, जो किसी भी देश के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे क्या होगा, हमारे इंडिया में देखें तो क्या होगा, सेना का मुद्दा हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम सर्विस हो गई, ये सभी क्या है, केंद्र सरकार के होते हैं। फिर आती है राज्य सरकार। राज्य सरकार होती है, देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। उनको क्या है, उनकी जो लोकल प्रॉब्लम होती है, लोकल लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, उन सभी का निपटारा करने के लिए जो लोकल या प्रांतीय सरकार होती है, ये सब सरकारें क्या है, अपना काम स्वतंत्र तरीके से करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है उसके पास टोटल पावर होती है और क्या है, सभी देख रेख वही करती है। लेकिन संघीय में क्या होती है कि उसको हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ बना के क्या हो जाती है, केंद्रीय सरकार होती है, प्रांतीय सरकार के में क्या है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्या है, उनको बांट देते हैं। संघीय व्यवस्था होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं? संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं 7 है, जैसा कि बताया गया है। यहाँ 2 या 2 से अधिक सरकार होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे। अलग अलग सतर पर सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने वाले, कर वसूलने वाले और प्रशासन पर उनका अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, जैसे हम हरियाणा के मान के चले, हरियाणा पे क्या है, हरियाणा सरकार भी क्या करती है, शासन करती है और केंद्र सरकार भी शासन करती है। लेकिन उन पर क्या है, उन पर कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासन करने का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा किसका है, हरियाणा सरकार का ज़्यादा होता है। फिर होता है विभिन्न सत्रों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला आएगा और कह देगा कि हम इस पे सरकार बनाना चाहते हैं। तो किसी भी सरकार को बनाने के लिए क्या है, संविधान में उस बात को लिखित होना ज़रूरी है। वही क्या बात है, उस सरकार के या उस सत्र के अस्तित्व या प्राधिकार जो उसके अधिकार हैं उसकी गारंटी की सुरक्षा देता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक सत्र पर सरकार अकेले नहीं बदल सकती। मतलब जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उनको क्या है, सरकार जो केंद्र सरकार है मान लो वो अकेली नहीं बदल सकती। उसके लिए सबसे पहले क्या है, एक बिल पास करना पड़ेगा। बिल पास करने के लिए पहले वो क्या है, राज्यसभा लोकसभा से पास होगा, फिर उसको क्या है जितने भी स्टेट हैं उनकी विधानसभा में भी जाएगा। उसके बाद क्या है वह बिल पास होगा। उसके बाद ही सरकार में यदि कोई मेजर परिवर्तन करना चाहती है तभी हो सकता है। अब फेडरलिज्म में क्या आता है, इसके ऊपर आती है अदालत। अदालत को संविधान तथा विभिन्न सत्रों की सरकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालत जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इस पे केंद्र सरकार, इसका अधिकार है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि किसी मामले में क्या है अपने अधिकारों को की व्याख्या नहीं कर पा रही है तो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो निर्णायक की भूमिका निभाता है। जो उसका डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। सिक्स्थ पॉइंट है इसका, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न सत्र की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने अलग अलग सरकारें तो बना दी तो ये उसको क्या है बार बार अपने से ऊपर वाली सरकार से क्या है पैसे के लिए वेट करना पड़े या उसका क्या है इंतजार करना पड़े। इसके लिए क्या है वे अपने लेवल पर भी क्या कर सकती हैं, कर की वसूली कर सकते हैं, जिससे क्या हो उनकी इनकम का सोर्स हो सके। सेवंथ पॉइंट है, इस प्रकार के संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही जो क्षेत्रीय अलग अलग प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग विविधता होती है उसको भी बचा के रखना, इसका क्या है उद्देश्य होते हैं। विभिन्न सत्रों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे नियमों की सहमति होती है और तथा इनके भरोसा, इसमें क्या है फेडरलिज्म में क्या है उसमें कानून में किसी बात का क्या है जिक्र होने से क्या हो जाता है कि उनकी गारंटी में हो जाती है कि ये सरकार ऐसे ही बनी रहेगी। और क्या है जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसमें भी आपस में भाईचारा बना रहता है, उसमें क्या है अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर लड़ाई नहीं होती। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है, प्रत्येक देश में अलग अलग तरीके से ये बनाया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई थी, जैसे कि जो भी देश बना था वो किस तरीके से बना था। जैसे हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और क्या हुआ, जो हमारा देश क्या है लगभग एक जैसे ही थे, पहले अलग अलग थे, फिर क्या है जब वहाँ जो क्या थी यूरोपियों की कॉलोनी थी, कॉलोनी में क्या हुआ कि उन्होंने जब वे वहाँ को छोड़ के जाने लगे तो उस कंडीशन में क्या हुआ तो उन्होंने ऑप्शन दिए, यदि आप अलग देश बनाना चाहो तो अलग बना सकते हो, एक साथ रहना चाहो तो एक साथ रह सकते हो। लेकिन ऑस्ट्रिया वालों ने क्या हुआ सभी देशों को मिलाकर एक रहने का फैसला लिया, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया। हमारे इंडिया में पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों पर, पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर क्या है बड़ी इकाई गठित करी जाए, अलग अलग राज्यों को क्या है राष्ट्र को एक साथ लाया जाए और दोनों इनमें से दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं तथा अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है अपने अपनी खुशहाली बढ़ाने का अख्तियार होते हैं। साथ आकर संघ बनाने के कारण है जो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने पहले अलग अलग थे फिर साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये किस तरह की शासन है, इस तरह के शासन है जो पहले अलग अलग थे फिर एक साथ आकर एक देश के रूप में जाने गए। ठीक है, इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार मिलते हैं, वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी वहाँ पर क्या है जो राज्य सरकार होती है वह ज़्यादा ताकतवर होती है बजाय किसके, केंद्र सरकार के। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोई बड़ा देश है उसके आंतरिक विविधता यानी अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के लोगों का रहन सहन है, उसको देखते हुए क्या हुआ विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य तथा राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा करना। ठीक है, भारत ऐसा ही है। भारत के प्रत्येक कोने में यदि हम जाके देखें तो क्या है प्रत्येक क्षेत्र की अपनी डाइवर्सिटी है, विविधता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन क्या है इसके उदाहरण है। इसकी दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के क्या है बरकस केंद्र सरकार को ज़्यादा
ताकतवर बनाया गया है। भारत में कौन है? केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को अधिक अधिकार दे दिए जाते हैं। जैसे हमारे सेवन सिस्टर की बात करें, जो हमारा क्या है पूर्वी क्षेत्र है, उसमें क्या है उसकी जो भौगोलिक कंडीशन है वो क्या है काफ़ी अलग है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है स्पेशल दर्जा उनको दिया गया है। इससे पहले यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी क्या था, एक जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल दर्जा दिया गया था, जो बाद में क्या हुआ वापस ले लिया गया। अब देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था किस किस प्रकार की है। भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन भारत तो क्या है बहुत बड़ा देश है, जिसमें बहुत सी भाषाएं, धर्म, क्षेत्र के अलग अलग लोग रहते हैं, जिसमें क्या है सत्ता की साझेदारी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें क्या है संघीय व्यवस्था का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, जिसमें क्या है लोगों का खून बहेगा, जो हमारे लिए क्या है बहुत ही दिक्कत की बात आ जाएगी। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र जो भारत में क्या हुआ, अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया है, तथा भारतीय संघ का गठन भारतीय संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। अभी हमने देखा था कि भारत में संघीय व्यवस्था की क्या 7 विशेषताएं बताई गई थी, जो हमने ऊपर देखी थी, वह हमारे भारतीय संविधान पर प्रावधानों पर लागू होती है या नहीं होती है। देखते हैं। संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। जो हमारा भारत है उसमें 2 तरह की सरकार के बारे में बताया गया है, संघ सरकार तथा जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार होती है। इसमें जब हमारा संविधान बना उस टाइम क्या था, पंचायत के बारे में जिक्र तो बताया गया था कि क्या है जो गांव में क्या होनी चाहिए, कि जो लोकल सरकार होनी चाहिए, लेकिन उस समय इसके बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था कि हमारी क्या है पंचायती चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो उस टाइम हमारे सामने क्या थी, सिर्फ 2 सरकारें ही थी। बाद में हमारे क्या था, महात्मा गांधी जी का क्या मानना था कि प्रत्येक गांव में क्या है स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, जिससे क्या हो लोकल समस्याओं को समझने में आसानी हो। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरा सत्र जोड़ा गया। हमने जो तीसरा सत्र जोड़ा, ये जोड़ा गया था 1992 में। 1992 में पंचायत और नगरपालिका को जोड़ा गया। जो गांव के लिए गांव के लोग हैं उनके लिए क्या है ग्राम पंचायत का गठन किया गया, और जो शहरी के हैं उसमें नगरपालिकाओं के बारे में प्रावधान को जोड़ा गया। जो हमारे कौन से आते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची में आते हैं। 3 सत्रों पर शासन व्यवस्था होगी। इसमें बताया गया कि जो सत्र होंगे हमारे शासन व्यवस्था के 3 होंगे, जिसमें सबसे पहले होगा ग्राम पंचायत। सबसे पहले क्या होगा, छोटा ग्राम पंचायत, उससे ऊपर होगा ब्लॉक पंचायत, और उससे ऊपर होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है। पहले क्या होगा, प्रत्येक छोटा गांव में एक पंचायत बनेगी, फिर कुछ गांव को छोटे छोटे गांव को मिलाकर क्या है एक ब्लॉक पंचायत बनेगी, फिर कुछ ब्लॉकों को मिलाकर क्या होगी एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी, यानी जिला परिषद जिसको बोला जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगी। तो क्या हुआ कि हमारे फिर क्या हुआ, तीनों सत्र की शासन व्यवस्थाओं के लिए अपने अपने अधिकार अचक्तर हैं, और संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विधायिक अधिकारों में 3 हिस्सों में कानून को बांटा गया है। जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या है जो अधिकार हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनको जो 7वीं अनुसूची में आते हैं, जिसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ अनुसूची, राज्य अनुसूची, और तीसरी आती है हमारी समवर्ती सूची। इसमें देखते हैं चलिए क्या क्या होती है। संघ सूची, सबसे पहले है संघ सूची। संघ सूची में क्या होता है, जो किसी देश के लिए इंपॉर्टेंट मसले होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार क्या है, किसको, केंद्र सरकार को है। ये कौन से मसले हैं, जैसे प्रतिरक्षा यानी सुरक्षा का, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे संबंधित मामले हैं, उन पर क्या है कौन, केंद्र सरकार हमारी कानून बनाती है। सेकंड आती है हमारी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, इन सभी मुद्दों को रखा गया है। ये मुद्दे क्या है
इन पर राज्य सरकार है जो है क्या है कानून बना सकती है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जैसे क्या है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाद, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की साझी दिलचस्पी है। मतलब इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि केंद्र सरकार भी राजी है उस कानून बनाने के लिए और राज्य सरकार भी। तो इस कंडीशन में दोनों के में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो न हो जाए, इसके लिए यदि दोनों का उनमें विशेष हित है तो उस कंडीशन में जो केंद्र सरकार का फैसला होगा हम उसको मान्य करेंगे। और इसके अलावा जो जितने भी बाकी के क्या है बाकी के जो भी कानून या विषय बच गए उन पर क्या है केंद्र सरकार क्या है कानून बनाएगी। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने वाली नीति मानकर बड़ी अधिकतर बनी और अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथ ही इकाइयों को बराबर अधिकार भी मिले। भारतीय संघ के बारे में राज्यों को क्या है बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया जिसमें कौन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और विशिष्ट क्या है सामाजिक तथा ऐतिहासिक वहाँ की परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण क्या है उनको विशेष दर्जा दिया गया। और इसके कुछ प्रावधान किसके थे अनुच्छेद 371 यानी जम्मू कश्मीर को भी अलग प्रावधान दिए गए थे। जैसे कि वहाँ पर कोई भी जाकर क्या है वहाँ पे क्या नहीं खरीद सकता, जमीन वगैरह नहीं खरीद सकता। फिर आता है केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। हमारे क्या है संविधान में लिखा गया है और अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। यदि कोई बदलाव करना चाहा तो अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 मत से क्या है मंजूरी मिलनी चाहिए। फिर कम से कम आधे देश जितने हमारे राज्य हैं उनकी क्या है विधानसभाओं में उसको पास करवाना, उनकी मंजूरी मिलना बहुत जरूरी है। फिर आता है संविधान के प्रावधानों तथा कानूनों के क्रियान्वयन देख रेख के लिए जो उनके जो संविधान को सही रूप से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है उसके लिए कौन है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होती है, वो जिम्मेवार होती है, वह अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करती है। यदि कोई सरकार कानून ऐसा बनाती है कि वो लोगों के हित के लिए या उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट सामने आती है और वह क्या है अपने आर्टिकल नंबर 32 का यूज करते हुए क्या करती है उस कानून को वैध मतलब खत्म कर देती है। फिर देखते हैं हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, जो हमारी कामकाज है उनका किस प्रकार होता है। संघीय व्यवस्था में के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसी बोल के कह दिया जाए कि तुम सरकार बना लो और उसके लिए क्या है वह सफलता से चलेगी। तो इसके लिए क्या है किसी भी देश में यदि कोई जितने भी तरह की सरकार होगी उसके लिए कानून में वर्णित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या हुआ था कि पहले भारत में पंचायतीय शासन यानी स्थानीय स्वशासन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था किसमें संविधान में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1992 में क्या हुआ अमेंडमेंट किया गया जिसमें क्या है हमारे संविधान में पंचायती राज को शामिल किया गया। फिर है भाषाई राज्य। जैसा कि हम हमारे देश में देख रहे हैं हमारे देश में क्या हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक अलग विविधता है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग बोली है। इसके आधार पर क्या हुआ कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन में हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपने जीवन 1947 में क्या हुआ हम आज़ाद हो गए थे। उस वक्त से लेकर 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी पर आप एक बार क्या हो जाएंगे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत आ गए हैं, उनका नाम भी बदल गया है, क्षेत्रीय सीमाएं भी बदल गई हैं। इससे क्या हुआ सब कुछ चेंज हो गया है। तो 1950 के दशक में क्या हुआ कि हमारे देश में जो राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर के क्या है बोलने के लिए आवाज़ उठी। ठीक है, ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य
क्या है, राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल अथवा जातीयताओं के विभिन्न आधार पर किया गया। उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। नागालैंड, उत्तराखंड तथा झारखंड जैसे क्या है, ऐसे राज्य शामिल हैं जहाँ पर क्या है, भाषा की बजाय क्या है, उनकी क्षेत्रीय विविधता को देखकर ये आवाज़ उठाई गई। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, मानचित्र है। जो पहले कुछ और दिखता था, अब क्या है, कुछ और हो गया है। फिर अब भाषा नीति। भारत में संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा क्या है, भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक राष्ट्रभाषा को दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। भारतीयों की क्या है, मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी है, 21 भाषाएं और हैं, जिसको क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की अपनी भाषाएं होती हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम काज उसकी राज्य भाषा में ही होता है। श्रीलंका में इसके ठीक उलट हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया, क्योंकि वहाँ पे सिंघाली लोग थे, तो उन्होंने क्या है, सिंघाली को प्राथमिकता दी, जिसके क्या हुआ कि आमजन का आक्रोश हो गया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज के भाषा के तौर पर क्या है, 1965 में बंद कर दिया गया। और अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। क्या हुआ, तमिलनाडु में भी इस मांग को उग्र किया। हम कहते कि हमने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया था कि हम 1965 तक क्या है, अंग्रेजी को बंद कर देंगे और जो हमारे देश की भाषा को क्या है, लागू करेंगे। लेकिन कुछ राज्यों का ने माना कि हमारे लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या माना गया कि जो भी केंद्र सरकार का कार्य होगा वह हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों उसमें कामकाज में, दोनों भाषाओं में उस कामकाज को किया जाएगा। इससे क्या है, प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा को भी क्या महत्व दिया गया, और क्या है, जो हमारी राजभाषा है हिंदी है, उसको भी प्राथमिकता दी गई। उसके बाद आता है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव आते रहते हैं कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसे रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। केंद्र राज्य संबंध अलग अलग रहा है। केंद्र राज्य संबंध पहले क्या होता था कि पहले केंद्र सरकार ज़्यादा क्या थी, महत्वपूर्ण थी। यदि राज्य सरकार में को केंद्र सरकार से दूसरे दल की सरकार बनती है तो उसकी वह एक नहीं सुनती थी और उसको हटा देती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1990 के बाद क्या हुआ कि स्थिति बदल गई। इस अवधि में देश में अनेक क्या हुआ, राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। यही दौरान क्या हुआ, केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों से गठबंधन करके क्या है, सरकार बनानी पड़ी थी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्यों सरकारों की स्वायत्ता का आदर की नई संस्कृति पनपी। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या है, उनका आदर करने लग गई। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, ये केंद्र सरकार होती थी, ये कांग्रेस के टाइम में क्या होता था कि इनका बहुमत होता था, जिसके कारण क्या होता था कि ये राज्य सरकारों की कुछ समझते नहीं थे। ये क्या है, थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ इनको जैसे क्या होता है, भीख के रूप में देते थे। लेकिन गठबंधन में क्या हुआ, गठबंधन की सरकार अलग आई। गठबंधन की सरकार में क्या हुआ था कि सभी को एक साथ मिलकर चलाया गया। सभी को एक साथ मिलकर एकजुट करके उसको क्या है, सरकार को आगे किया गया। हमारे देश में क्या है, बहुत विविधता के कारण क्या है, हमारे देश में प्रत्येक भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को अलग अलग क्या है, न मानते हुए उनको सभी को हमारे देश में, जो हमारे देश की 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल कर लिया गया। हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कौन कौन सी हैं, असमिया, बांग्ला,
बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये है हमारे देश में बोले जाने वाली भाषाएं, अलग अलग है। नेक्स्ट आता है हमारे भारत में विकेंद्रीकरण, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर को एक जगह न रखकर, यानी केंद्र सरकार के पास न रखकर क्या है उसको अलग अलग क्या है सरकारों में उसको डिवाइड कर दिया जाए। सबसे पहले हमारे देश में क्या होती थी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि संघीय सरकार क्या होती है, 2 या 2 से अधिक सत्रों वाली सरकार होती है। और हमारे देश में क्या होता था, पहले सरकार के 2 सत्र होते थे, एक क्या थी केंद्र सरकार, दूसरी थी राज्य सरकार। ठीक है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 सत्र की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता था। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश क्या है, रूस से भी बड़ा है, और महाराष्ट्र क्या है, लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत में अनेक राज्य खुद के अंदरूनी तौर पर विविधता से भरे हुए हैं। इस प्रकार से इन राज्यों में सत्ता के बंटवारे की जरूरत है। भारत के संघीय सत्ता की साझेदारी 3 सत्रों पर करने की जरूरत थी, जिसमें तीसरा सत्र हो कौन, एक केंद्र सरकार हो गया, दूसरा राज्य सरकार हो गया, तीसरा स्थानीय सरकार हो गया। लेकिन शुरुआती दौर में क्या था कि शुरुआती दौर में संविधान में इस तरह की कोई उल्लेख नहीं था कि हमारे क्या हो, हमारे देश में जो स्थानीय सरकार भी हो। ये हमारे गांधी जी का मत था कि हमारे देश में पंचायती सरकार भी होनी चाहिए। तो बाद में क्या हुआ कि बाद में हमारे कानून बना, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम उठाया 1992 में। संविधान में संशोधन किया गया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे सत्र यानी कौन सा था, पंचायती सत्र को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय क्या है, स्वशासी निकायों में चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता थी। मतलब अब क्या है कि जो पंचायती चुनाव होंगे उनको नियमित रूप से करवाना बहुत ज़रूरी है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। कम से कम क्या होगा, 1/3 महिलाओं के लिए पद आरक्षित होंगे। लेकिन हमारे हरियाणा में अब क्या है, 50% सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। हर राज्य में पंचायत नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का क्या है, गठन किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा क्या है, इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ेगा। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होगी। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय व्यवस्था को क्या किस नाम से जाना जाता है, पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक गांव में क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है, जैसा कि आप अपने आसपास में देखते ही हैं। एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद होती है जिसमें सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक गांव को छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है और उस वार्ड में से क्या है, पंचों को चुना जाता है और पूरे गांव वाले मिलकर क्या है, एक अपने मुखिया को चुनते हैं, जिसको क्या है, अध्यक्ष को सरपंच बोला जाता है। सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं, उन्हें मान्य पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इस चुनाव या गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क यानी जो 18 साल से ऊपर है, मत के जरिए क्या है, इसका फैसला करते हैं। और पंचायतों के जो कामकाज को देखने के लिए क्या है, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और किसी भी पंचायत के लिए ज़रूरी होता है कि वह साल में कम से कम 2 क्या है, ग्राम सभा की बैठक बुलाए, जिसमें क्या है, अपने कामकाज के बारे में बताए। नेक्स्ट आता है इसमें स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक है। कई ग्राम पंचायतें मिलकर क्या है, एक क्या है, मंडल या ब्लॉक का निर्माण करती हैं, जिसको क्या है, ब्लॉक पंचायत कहते हैं। और कई ब्लॉक मिलकर क्या है, एक जिला पंचायत का निर्माण करते हैं।
उसमें क्या है, जिला पंचायत का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा तथा विधानसभा के लिए चुने गए सांसद तथा विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का मुख्य इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार क्या है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। जैसे ये तो गांवों के बारे में बताया, लेकिन शहरों में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। छोटे शहर होते हैं जो उसमें नगर पालिका होती है, और बड़े शहरों में नगर निगम होती है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं वही करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। ठीक है। स्थानीय सरकारों में यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे अच्छा क्या है, सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के करीब क्या है 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, और यह संख्या ये अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। तो आज के समय क्या हो रहा है कि यदि हम क्या है पिछड़े दर्जे को या महिलाओं को आरक्षण देकर क्या है उनकी जो एक देश के संचालन में भागीदारी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे क्या है कि जो हमारा विकेंद्रीकरण, वास्तव में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वह हमारे देश में अब हो रहा है, और धीरे धीरे या आगे हम इसको और बेहतर करते जाएंगे। इसके साथ साथ ही यह चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।